नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जेके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों को पढ़ रहे थे और उन्हीं राजवंशों की इस सूची में दक्षिण भारत का हम कवर करके अब पहुंच चुके हैं साथियों। एक तो ओडिशा का हम राजवंश यहाँ पर पढ़ेंगे, गंग राजवंश, और एक साथियों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कश्मीर के कुछ राजवंश। कश्मीर में 3 महत्वपूर्ण राजवंशों ने शासन किया, तो एक तरीके से ये छितरे हुए जो राजवंशों की आपकी अंतिम कक्षा होगी, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सजोया है, तो आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से इन चीज़ों को पढ़ करके प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन अपने बिंदु पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उड़ीसा का गंग राजवंश। तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो गंग राजवंश है ये भी 2 था, यानी कि 2 भाग थे इसके भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, गंग राजवंश एक तो थे ये पश्चिमी गंग राजवंश और एक तो थे ये पूर्वी गंग। ठीक है, तो मेन चीज ये कि थे ये गंग, तो एक तो थे ये पूर्वी गंग और एक ये थे पश्चिमी गंग। ठीक है, तो पश्चिमी गंगों को पहले पढ़ लीजिए। यानी ये थे कन्नड़ प्रदेश में, जो कि कर्नाटक का वर्तमान जो भाग है वो इसके तहत आता था। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी पूर्व में, यानी सबसे पहले इनकी राजधानी थी कोलार। कोलार, जैसे ही कोलार की बात आई है तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और कोलार जो कि कर्नाटक की बहुत ही महत्वपूर्ण सोने की खान है, आप ये भी जानते होंगे। तो देखिए अगली बात, तो ये पूर्व की राजधानी है पश्चिमी गंगों की, और बाद में राजधानी बनाया गया था तालकाड़ को। और तालकाड़ कहाँ पर है, ये है साथियों मैसूर। और मैसूर अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जैसे ही हम आगे आगे बढ़ रहे हैं तो मैसूर को भी पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैसूर के बारे में टीपू सुल्तान और हैदर अली जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। तो मैसूर कर्नाटक में है, आप जानते होंगे। तो ये था पश्चिमी बस कुछ भी नहीं आता, थोड़ा सा क्षेत्र आता है, गौर कर लेना। लेकिन पूर्वी गंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी गंग को ही कहा जाता है उड़ीसा का गंग। ठीक है, यानी उड़ीसा का राजवंश, ये ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे उड़ीसा की, यानी पूर्वी गंग कहाँ पर है, उड़ीसा क्षेत्र है। पश्चिमी गंग कहाँ पर था, यानी कन्नड़ प्रदेश कर्नाटक, और ये है उड़ीसा। यानी यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, ये हिंदू राजवंश था। गंग राजवंश क्या था, हिंदू राजवंश था। इसकी जो राजधानी थी वो थी कलिंग। कलिंग का जैसे ही नाम आया तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आनी चाहिए कि कलिंग यानी उड़ीसा का ही पूर्व नाम क्या था, कलिंग था। जब सम्राट अशोक के बारे में आप जानते होंगे, कलिंग का जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के बाद उन्होंने क्या कर दिया था, यानी युद्ध घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया था। ठीक है, तो चलिए कलिंग से आगे बढ़ते हैं। ओडिशा, उड़ीसा प्लस आसपास का क्षेत्र, ये क्षेत्र दिया है केवल उड़ीसा। देखो गंग राजवंश उड़ीसा का माना जाता है, लेकिन ये मत सोचिए कि उड़ीसा के सीमित दायरे में, ये तो बाद में विभाजन हुआ था उड़ीसा का तो, लेकिन उससे पहले जो क्षेत्र था आसपास का, थोड़ा बंगाल का पार्ट भी आ जाता था, थोड़ा जो यानी कि निम्नतम भाग था दक्षिण का वो भी इसमें आ जाता था। ठीक है, तो आसपास का क्षेत्र भी आता, लेकिन मूल क्या था, उड़ीसा ही था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखो आपको याद करनी है, इस राजवंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर एक ही बात याद करनी है, अनंत वर्मन। इसका शासक कौन है, अनंत वर्मन है। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अनंत वर्मन नाम न मिलकर के कई जगह मिलता है चोड़गंग। ठीक है, तो आपको याद करना है कि जो यानी उड़ीसा का गंग राजवंश है उसका जो संस्थापक है जिसका नाम क्या है, चोड़गंग है। ठीक है, तो चोड़गंग हो गया। ये जो शासनकाल यहाँ मैंने दे रखा है 1076 से 1148, कोई याद जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन फिर भी लिखो तो लिख लेना। 70 वर्षों तक शासन किया, लंबा है, एक लंबा शासन पीरियड इसका मिलता है अनंत वर्मन का, चोड़गंग। ये इससे भी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जो चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है, पुरी के अंदर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाता है। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, परीक्षाओं में आजकल आधुनिक पैटर्न है उसके अनुसार एक प्रश्न आता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कार्य किसने करवाया, तो डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है किसी का, इस अंत वर्मन का या चोड़गंग नाम मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ में एक चीज और देख लेना, इसी मंदिर का निर्माण कार्य इसने शुरू करवाया था, लेकिन इसी का ही माना जाता है पूर्ण करवाया था, इसी का ही पुत्र था जिसका नाम था नरसिंह देव वर्मन। अगला शासक है, लेकिन आपको ये कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्ट इसका ही पूछेगा, याद रखना। वर्तमान स्वरूप बाद में किसी कोई एक शासक आता है जिसका नाम होता है अनंग भीम, ये देता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक ही चीज। अगला देखिए नरसिंह देव वर्मन, सबसे इंपॉर्टेंट। गंग वंश को अगर जब भी हमें पढ़ना पड़े तो सिर्फ एक ही चीज के लिए पढ़ना पड़ता है, वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जब भी पूछा जाता है, परीक्षा में प्रश्न आता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया, तो यह था उड़ीसा का गंग राजवंश।
और किस शासक ने करवाया, वो आता है नरसिंह देव वर्मन साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध मंदिर जो कि कोणार्क का है, ये एक सूर्य मंदिर है साथियों। कोणार्क शब्द से ही पता चलता है, हिंदी का शब्द है कोण, कोण एक किनारा होता है, और अर्क, अर्क सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। तो कोणार्क भगवान सूर्य का मंदिर है, सूर्य का मंदिर जिसका निर्माण करवाया, और इसे ही कहा जाता है ब्लैक पेगाडो। समुद्री यात्री जब पहले भारत में आते थे, यहाँ पर्यटक मतलब एक प्रकार से पर्यटन के रूप में, उस समय ये लोग क्या करते थे, इसे इस क्षेत्र को कोणार्क को ब्लैक पेगोडा कहते थे, ठीक है। सप्त पेगोडा की चर्चा हम कर चुके हैं महाबलेश्वर की ओर, ध्यान रखना। तो ये सूर्य मंदिर का निर्माण, इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न 1984 में यानी 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में इसे शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विश्व विरासत सूची में यूनेस्को के द्वारा 1984 में इसे शामिल कर लिया गया। ये था आपका छोटा सा राजवंश। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इतनी बात, पूर्वी गंग राजवंश, उड़ीसा का इनका क्षेत्र है, राजधानी कलिंग है, संस्थापक अंतवर्मन चौड़गंग है, और ये क्या करता है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनाता है। पुरी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हिंदुओं के 4 धाम जब आप लोग पढ़ते हो 4 धाम, तो उनमें ये एक धाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पुरी है। और नरसिंह देव वर्मन के बारे में ब्लैक पेगोडा यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण। अब लीजिए कश्मीर के राजवंश की चर्चा करते हैं। कश्मीर को जब भी पढ़ोगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति को पढ़ने के लिए, है ना, हम आसपास की कुछ चीजों को भी पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है कल्हण, और कल्हण एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है राज्य तरंगिणी साथियों, ठीक है। और वही जो पुस्तक है कश्मीर के पूरे इतिहास की जानकारी हमें देती है, ठीक है। तो क्योंकि मतलब सारा का सारा जो विवरण है वो कल्हण उन्हीं के राज दरबार में रहता था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जानकारी के इनके स्रोत क्या है, कल्हण है, और कल्हण की जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है, राज्य तरंगिणी है। राज्य तरंगिणी साथियों संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और यह पुस्तक महाभारत शैली में लिखी गई है। बात समझ में आ गई। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, ये जो राज्य तरंगिणी है ना, ये कुल अगर भागों की चर्चा करें 8 भाग है इसके, और भागों को ये तरंग भी कहते थे, इसलिए इसका नाम है तरंगिणी, तरंग भाग और तरंगिणी, ठीक है। तो 8 भाग और 8000 इसके अंदर क्या है, श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो व्यक्ति रहता था कल्हण, इसके दरबार में रहता था, आगे चर्चा हम करेंगे। तो ये रहता था, यानी कि कश्मीर का ही शासक है। कश्मीर का एक वंश आता है जिसका नाम है लोहार राजवंश, उसी का एक शासक है जिसका नाम है हर्ष। ध्यान दे, यहाँ पर एक बात नोट करने योग्य है कि जब भी नाम आता है हर्ष चरित्र, देखिए एक तो हर्षवर्धन है, एक हर्ष है, गौर करना। यानी जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, हर्ष की, तो हर्ष कश्मीर का शासक होगा। अगर हर्षवर्धन की बात करेंगे तो वो पुष्यभूति शासक हो जाएगा आपका वर्धन वंश का, जो कि हम पिछले दिनों पढ़ कर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो हर्षवर्धन के समय जो है ना वहां का दरबारी कवि था वो बाणभट्ट था, जिसने है ना हर्ष चरित्र और कादम्बरी जैसी रचनाओं को लिखा था, ठीक है। तो लीजिए ये विस्तार की बात अपन यहाँ पर कर लेते हैं कि ये बात जो मैंने बताई है वही है, जानकारी कल्हण राज्य तरंगिणी संस्कृत भाषा में, महाभारत शैली 8 अध्याय, तरंग 8000 श्लोक और जय सिंह के समय रचना। एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लेना, विस्तार, यानी इसी ग्रंथ का बाद में और चीजें इसमें जोड़ दी गई, विस्तार किया गया, वो जोनराज के द्वारा करवाया गया। यहाँ पर यानी मुसलमान हिंदू सत्ता को समाप्त करने के बाद यहाँ एक शासक ने आक्रमण किया था जिसका नाम था जैनुलाब्दीन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, हिंदू सत्ता की क्या हो जाती है, समाप्ति, और मुस्लिम सत्ता की स्थापना। अब देखिए कश्मीर के अंदर जो राजवंश है वो कौन सा है साथियों, देखिए राजवंश, हमेशा ध्यान रखिए कश्मीर के अंदर कुल कितने राजवंश है, 3 राजवंश है। कुल कितने हैं, 3। तो कुल से ही ट्रिक बन रहा है, देखो के से क्या हो जाएगा, कारकोट राजवंश, क्या हो जाएगा कारकोट, और यू से क्या हो जाएगा, उत्कल राजवंश, और एल से क्या हो जाएगा आपका लोहार राजवंश। याद हो गया। अब इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, कारकोट के बारे में संस्थापक है दुर्लभ वर्धन। देखिए कश्मीर जाना क्या होता है, दुर्लभ होता है, इसलिए कश्मीर का पहला राजवंश है कारकोट, उसका शासक का नाम क्या, दुर्लभ वर्धन है, ठीक, संस्थापक। ओके, हर्षवर्धन के समकालीन, ध्यान रखना, हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश का शासक है, उसके ये समकालीन है, ठीक है, समझ में आ गया। ललितादित्य मुक्तापिंड नामक एक शासक होता है, और वो शासक क्या करता है, वो एक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है, और ये भी एक सूर्य मंदिर का निर्माण करता है जिसका नाम क्या है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण। और मार्तंड भी भगवान सूर्य का ही पर्यायवाची है, देखो मार्तंड शब्द भी सूर्य का पर्यायवाची है,
तो मार्तंड मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? कश्मीर के अंदर। किस शासक के द्वारा? ललिता द्वितीय मुक्तापिंड, जो कि एक कारकोट वंश का शासक है। दो शासक, एक तो क्या याद करोगे? दुर्लभवर्धन, हर्षवर्धन का समकालीन, और ललिता द्वितीय मुक्तापिंड क्या करता है? मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाता है। बस कंप्लीट। अगला शासक ले लीजिए, अगला वंश उत्पल। उत्पल वंश की स्थापना की बात की जाएगी तो यहाँ पर अवंती वर्मन नामक एक शासक आता है, वो स्थापना करता है। टाइम पीरियड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षाओं में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन ध्यान रखना 1855 ईस्वी में कश्मीर में अवंतीपुर की स्थापना। थोड़ा सा ध्यान रखना, कश्मीर के अंदर अवंतीपुर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? नाम से ही पता चल रहा, अवंती वर्मन के द्वारा। और साथ साथ में यहाँ पर कुछ नहरों का निर्माण कार्य भी करवाया गया। इस वंश की एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर क्षेमेंद्र गुप्त नामक एक शासक होता है ना। ये क्या करता है? लोहार वंश की एक राजकुमारी होती है जिसका नाम होता है दीदा। उस दीदा से ये क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। और ये दीदा भी खतरनाक है, तो ये भी 50 वर्षों तक शासन करती है। तो प्रश्न आता है कश्मीर की शासिका का नाम जिसने 50 वर्षों तक शासन किया, नाम क्या आएगा? दीदा। ठीक है, जो कि किसकी राजकुमारी थी? दीदा, यानी कि दीदा लोहार वंश की तो राजकुमारी थी, और यानी एक तरीके से रानी किस वंश की हो गई? यानी कि उत्पल वंश की हो गई, क्षेमेंद्र गुप्त की पत्नी थी। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अगला लीजिए, लोहार राजवंश, यानी इस राजवंश का संस्थापक कौन है? संग्राम। देखिए लोहा संग्राम युद्ध होता है, उसमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? लोहे की। तो ये हो गया लोहार। ठीक है, तो लोहार राजवंश संस्थापक कौन है? संग्राम में है तो संग्राम राज। ठीक है, कंप्लीट। 1003 से 1028 याद कर लेना। और यहाँ एक शासक सबसे इंपॉर्टेंट है, हर्ष। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है यहाँ पर, कौन है? हर्ष है। ठीक है, हर्षवर्धन नहीं है, हर्ष है। बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। कश्मीर का नीरो इसे कहते हैं, कश्मीर का नीरो। इसे प्रचलन में कोई उपाधि है। और इसका दरबारी था कलण, जो कि राज्य तरंगिणी लिखता है संस्कृत भाषा में, महाभारत शैली में। और ये जयसिंह एक और शासक होता है इस वंश का, एक और महत्वपूर्ण, और 1128 से 55 तक शासन करता है। ये अंतिम शासक संभवतः बताया जाता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर का जो शासक की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? वो है आपका यानी कलहण की राज्य तरंगिणी। और कलहण की राज्य तरंगिणी लिखी कब गई है? अंतिम रूप में जिस व्यक्ति का उल्लेख है वो है जयसिंह का। तो जयसिंह के समय लिखी गई ऐसा बताया जाता है, क्योंकि अंतिम उल्लेख इसने इसी का किया है। अगर बाद में लिखता तो और उल्लेख करता, तो ध्यान रख लेना। तो ये हो गया आपका यानी कि अंतिम शासक। और इसके समय एक व्यक्ति आता है क्षेमेंद्र, जो कि व्रत कथा मंजरी की रचना करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के समय, ये जयसिंह के समय ही क्या होता है? कलहण के द्वारा राज्य तरंगिणी लिखी जाती है। और हर्ष का दरबारी भी है, कौन? यानी आपका कलहण। तो ये इतनी चीजें आप लोगों को याद करनी है। पूरे राजवंशों में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैंने ज्यादा हाईलाइट करवाई, उनको आप लोग याद कर लेना। और ये कक्षा आप लोगों के लिए कामयाब साबित हो जाएगी। इधर तो है ना, जो मंदिर है एक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतवर्मन संस्थापक याद कर लेना इस चोटगंग को। और इस कारकोट वंश के अंदर भी यहाँ पर ये एक मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, और संस्थापक हो जाएगा दुर्लभवर्धन। और उत्पल राजवंश में ये दीदा जरूर याद कर लेना, और साथ साथ में अवंती वर्मन याद रह जाएगा। और ये जो लोहार राजवंश है, इसमें ये तीनों ही शासक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संग्राम राज संस्थापक हो जाएगा, हर्ष इसके दरबार में वो हो जाएगा, यानी कि कौन? कलण। और ये जो जयसिंह है, ये अंतिम शासक के रूप में इसका दरबारी क्षेमेंद्र व्रत कथा मंजरी भी लिखता है। ओके साथियों, तो ये थी आपकी छोटी सी क्लास। आशा करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। मिलेंगे आप अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।